हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोगों ने आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है और इसमें हम लोगों ने कई प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि आरपीएफ एसआई 2024 में जो पेपर हुआ है आरपीएफ एसआई का, उसके जीके जीएस के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और आज ही हम लोगों का तीसरा प्रैक्टिस सेट है आरपीएफ एसआई का। तो इसमें हम लोग सारे क्वेश्चन जो उसमें पूछे गए हैं उसी को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसमें भी कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मिल जाते हैं। तो लेवल भी आप लोग इससे देख पाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। और इसमें मैंने 40 क्वेश्चन लिया है और सारे मैंने तीसरी शिफ्ट के क्वेश्चन को इसमें लिया है। सिर्फ मैंने करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन को छोड़ा है, बाकी सारे क्वेश्चन को मैंने इसमें ले लिया है। तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन आया था, किराना घराना के प्रवर्तक के रूप में किसे जाना जाता है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक प्रमुख वंशावली किराना घराना के प्रवर्तक के रूप में श्रेय दिया जाता है। तो मेरे अगर आप लोग मेरा सारा प्रैक्टिस देखे होंगे तो मैंने ये कई बार बताया है कि किराना घराना के प्रवर्तक कौन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अब्दुल करीम खान, उस्ताद अब्दुल करीम खान। तो करीम खान नाम ध्यान रखिएगा, इन्हें किराना घराना का प्रवर्तक या संस्थापक माना जाता है। अब आप लोग यहाँ कुछ नाम नोट कर लेंगे कि किराना घराना से कौन कौन संबंधित है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि जैसे नाम दे दिया जाए पंडित भीमसेन जोशी, पूछा जाए किस घराना से संबंधित है। तो आप लोग क्या ध्यान रखेंगे, पंडित भीमसेन जोशी, किराना घराना। वाहिद अली खान किससे संबंधित है, तो किराना घराना। उसके बाद उपेंद्र किससे संबंधित है, किराना घराना। तो ये तीन नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। और चौथा नाम करीम खान का ध्यान रखेंगे, जो कि किराना घराना के फाउंडर ही हैं। अब इसके बाद आगरा घराना, पटियाला घराना, भिंडी बाजार घराना, ग्वालियर घराना, ये चार नाम और ध्यान रखेंगे आप लोग। इस बार आप लोगों से इसमें से कोई भी पूछ सकता है। आगरा घराना के हाजी सुजान खान, पटियाला घराना के फतेह अली खान, भिंडी बाजार घराना के छज्जू खान और ग्वालियर घराना के नथ्थू खान, ये चार नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। और पांचवा नाम ध्यान रखेंगे किराना घराना, जिसके करीम खान है। तो आगरा घराना के कौन है, हाजी सुजान खान, पटियाला घराना के फतेह अली खान, भिंडी बाजार घराने के छज्जू खान और ग्वालियर घराने के नथ्थू खान, ये संस्थापक हैं, इनके नाम ध्यान रखिएगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन। अब पहले शिफ्ट में आप लोगों ने देखा था कि मनु भाकर और सरबजोत ने किस टीम के विरुद्ध जीता था अपना मेडल, तो हमने देखा था दक्षिण कोरिया। सेकंड शिफ्ट में आप लोगों ने कल वाले प्रैक्टिस सेट में देखा था, क्या आप लोगों ने ये देखा था कि मुरुगेसन किस राज्य से हैं, उनका राज्य पूछा था। उसके बाद इसमें देखिए वो पेरिस पैरालंपिक से संबंधित थे मुरुगेसन। और देखिए आज फिर यानी कि थर्ड शिफ्ट में भी पेरिस ओलंपिक से आ गया। तो पेरिस ओलंपिक, पेरिस पैरा ओलंपिक, इनको पढ़कर जाइएगा क्योंकि इनसे क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। और अगर आप लोगों को इसका भी वीडियो चाहिए, एक अलग से सेपरेट वीडियो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। मैं एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए ला दूंगी, जिसमें हम लोग जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर के पिछले जो बीत चुके हैं उनको हम लोग देख सकते हैं। तो चलिए इसको पहले हम देखते हैं। अब लक्ष्य सेन, भारत के लक्ष्य सेन पेरिस 2024 ओलंपिक बैडमिंटन टूर्नामेंट में किस देश के खिलाड़ी से अपना पुरुष एकल कांस्य पदक मैच हार गए थे। तो लक्ष्य सेन किस देश से हार गए थे, किस देश के खिलाड़ी से, तो मलेशिया, ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, देखिए। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कौन थे। तो देखिए जो रजिस्ट्रार जनरल होते हैं, जनगणना आयुक्त, इनके नेतृत्व में जनगणना होती है। तो स्वतंत्रता के बाद भारत की पहली जनगणना, तो पहली डेट याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। तो 1951 में पहली बार हुई थी स्वतंत्रता के बाद। और इसके जनगणना आयुक्त कौन थे, तो MWMS थे। इनके नेतृत्व में क्या होती है, जनगणना होती है। तो आप लोगों ने पहले शिफ्ट में भी देखा था, साक्षरता से क्वेश्चन आया था जनगणना से। उसके बाद सेकंड शिफ्ट में भी देखा था, आप लोगों ने देखा था कि किस देश मतलब किन दो राष्ट्रों की जनसंख्या 30 करोड़ से अधिक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, साक्षरता से आया था। तो पहली शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया था और थर्ड शिफ्ट में भी जनगणना से इसमें दो क्वेश्चन आए। एक आया है महाविभाजक वर्ष, अभी नीचे आप लोगों को मिलेगा, और ये एक। तो जनगणना से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप लोग याद कर जाइएगा।
अब देखिए जनगणना से थोड़ा क्वेश्चन यहाँ हम लोग देख लेते हैं। 2011 की जनगणना से बहुत क्वेश्चन आता है, तो वहाँ से हम लोग थोड़ा पॉइंट समझ लेते हैं। 2011 की जनगणना आप लोग पहले ध्यान रखेंगे, क्या इस जनगणना की थीम क्या थी। तो इस जनगणना की थीम थी आवर सेंसस आवर फ्यूचर। क्या थी? आवर सेंसस आवर फ्यूचर, इसकी क्या थी? थीम थी। उसके बाद आप लोग क्या ध्यान रखेंगे 2011 की जनगणना से? 2011 की जनगणना के समय आयुक्त कौन थे, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे? 2011 की जनगणना के समय आयुक्त कौन थे? तो श्री चंद्र मौली थे। कौन थे 2011 की जनगणना के समय? श्री चंद्र मौली। नाम मत भूलेगा क्योंकि पूछा जरूर जाएगा। उसके बाद आप लोग ये ध्यान रखिए कि तो श्री चंद्र मौली आप लोग नाम ध्यान रखेंगे, और ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे क्या 2011 की जनगणना से ही कि सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस राज्य की थी? केरल की। सबसे कम बिहार की। सबसे जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा बिहार की ही थी। सबसे कम कहाँ थी? तो अरुणाचल प्रदेश की थी। उसके बाद ये आप लोग ध्यान रखने वाले हैं इसमें क्या कि जो पहली बार जनगणना हुई थी वो कब हुई थी? तो पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी। किसके समय? लॉर्ड मेयो के समय। परंतु ये 10 के आधार पर नहीं थी। 10 के आधार यानी कि एक निश्चित समय अंतराल के साथ नहीं थी, निश्चित समय के अंतराल ये हुई थी लॉर्ड रिपन के समय में 1881 में। कब हुई थी? 1881 में। और जो 2011 की जनगणना थी ये किस नंबर की जनगणना थी? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये 15वीं जनगणना थी। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं, आप लोगों ने अगर पहले से पढ़ा होगा तो आप लोगों को इसके बारे में सारी जानकारी पता होगी। और 2011 की जनगणना जरूर पढ़ कर जाइएगा। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी एसएमई की वृद्धि में क्या अनोखी भूमिका निभाता है? क्या करता है कि ये लघु और मध्यम उद्यमों के लिए वित्त तक पहुंच को सुगम बनाता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन उसी में पूछे गए हैं, मेरे द्वारा नहीं बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जिसमें एक्सप्लेन करने वाला होगा, कुछ बताने जिससे और आगे क्वेश्चन बन सकता है, उसमें हम लोग देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन वर्ल्ड स्पेस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो देखिए करंट का क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ते होंगे तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को आते होंगे। एस सोमनाथ, शेर जिसने चांदनी पीली। शेर जिसने चांदनी पीली ऑटोबायोग्राफी ये किसकी है? शेर जिसने, ये किसकी आत्मकथा है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे एस सोमनाथ। और एस सोमनाथ के अध्यक्षता में ही आप लोगों को पता होगा चंद्रयान लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 जो 23 अगस्त को दक्षिण पोल पर लैंड किया, जिससे 23 अगस्त को हम लोग राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो आप लोगों इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा, इनकी ऑटोबायोग्राफी भी ध्यान रखिएगा। शेर जिसने चांदनी पीली, लेकिन ये इसरो के वर्तमान अध्यक्ष में नहीं है। इसरो की स्थापना भी पूछा गया था, आप लोगों ने देखा था शायद, पहले सेट में ही पूछा गया था, पहले शिफ्ट में। तो 15 अगस्त आप लोग ध्यान रखिएगा 1969। आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? और इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है, ये भी ध्यान रखिएगा। और उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो साराभाई थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन भारतीय इतिहास के अनुसार शुल्ब सूत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो प्राचीन काल में जो शुल्ब सूत्र था वो किससे संबंधित था? ज्यामिति से संबंधित था। किससे संबंधित था? ज्यामिति से। और प्राचीन इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? गुप्त युग को कहा जाता है, गुप्त वंश को। बहुत पूछा जाता है। श्रीगुप्त जिसके संस्थापक है गुप्त वंश के, और अंतिम शासक विष्णुगुप्त है। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। मैंने ट्रिक भी बताई थी, सोच सोच के कस के भागा विष्णुगुप्त, तो आप लोगों को याद होगा। तो आप लोग गुप्त वंश के सारे शासक के नाम जानते होंगे। देखिए अंकटाट और बारबाडोसा सरकार ने 2024 में किस महीने में बारबाडोसा में पहला ग्लोबल सप्लाई चेन फोरम आयोजित किया? तो करंट अफेयर के क्वेश्चन है, आप लोगों को ये पता होंगे। तो मई में किया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकारी राज्यसभा में आचार समिति का गठन करता है?
तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, राज्यसभा के सभापति। और राज्यसभा के सभापति, देखिए राज्य की बात हो रही है, राज्यसभा में कौन करता है, तो वही करेंगे जो राज्यसभा के सभापति होंगे। और राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति होते हैं। और मैंने इनसे आप लोगों को 3 आर्टिकल बताया था, पहले शिफ्ट में यही पूछा गया था कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, तो उपराष्ट्रपति होते हैं। इनसे 63, 64 और 70, ये 3 आर्टिकल आप लोगों को ध्यान रखने हैं। 63 में इनके पद की बात की गई है, 64 में बताया गया है कि राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, और 70 में कहा गया है कि जब राष्ट्रपति नहीं होंगे तो उनके कार्यों का निर्वहन, कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेंगे, वो करेंगे हमारे उपराष्ट्रपति जी। ये आर्टिकल 70 में है। और ऐसे पूछा जाता है कि किस सदन के सभापति उस सदन के स्वयं सदस्य नहीं होते, तो ध्यान रखिएगा राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति ही ऐसे होते हैं जो उस सदन के सदस्य नहीं माने जाते। तो ये सारे क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। और राज्यसभा का सभापति या उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 ईयर। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यकारी शक्ति की सीमा से संबंधित है, तो 73, राइट आंसर क्या हो जाएगा 73। 74 में क्या, 74, 75 आर्टिकल आप लोगों को पता होगा। 74 में क्या कहा गया है कि मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। मंत्रिपरिषद के गठन के लिए आर्टिकल 74 है। और आर्टिकल 75 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद के हेड कौन होंगे, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जी होंगे। आर्टिकल कौन सा है, 75। और इसमें क्या कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यकारी शक्ति की सीमा से संबंधित है, तो 73, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। और सेकंड शिफ्ट में क्या क्वेश्चन आया था कि कैग का पूछा गया था कि कैग के पद का वर्णन कहाँ है, तो आर्टिकल 148 में था, मैंने कल आप लोगों को बताया था। और ये 148 से 151 तक इनके बारे में ही बताए गए। आर्टिकल 149 क्या कहता है, इनकी शक्तियों को बताता है, किसके, कैग के, केंद्रक महालेखक परीक्षक की। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, संविधान से क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रावधान किसके अंतर्गत दिए गए। तो कई बार मैंने आप लोगों को बताया 36 से 51 होता है DPSP, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार का वर्णन 12 से 35 में किया गया। किसमें, 12 से 35। तो ये सारे मैंने आप लोगों को पहले ही करा दिए, तो आप लोगों को ये आसान लग रहा होगा। लेकिन ये सारे क्वेश्चन RPSI के 3rd शिफ्ट पहले जो हुआ था दिसंबर में, उसके 3rd शिफ्ट का ये सारा क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, श्री राजगोपालाचारी ने किस वर्ष वयस्क मताधिकार पर आधारित संविधान सभा की मांग उठाई थी। तो वयस्क मताधिकार, तो ध्यान रखिए यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो वयस्क मताधिकार है ये कैसा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है या राजनैतिक अधिकार है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये एक राजनीतिक अधिकार है। तो कहा जा रहा है क्वेश्चन में, क्या क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि श्री राजगोपालाचारी ने किस वर्ष वयस्क मताधिकार पर आधारित संविधान सभा की मांग उठाई थी, तो 1939 में। और कल यही ऐसा ही इसी सन पर एक क्वेश्चन आप लोगों ने देखा था, पूछा गया था कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी 1939 में, आप लोगों ने देखा था, सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस जी ने 1939 में। और यही डेट ध्यान रखेंगे कि 1939 में श्री राजगोपालाचारी जी ने वयस्क मताधिकार पर आधारित संविधान सभा की मांग उठाई थी। अब बात आ गई वयस्क मताधिकार, तो ध्यान रखिए कि आप लोगों को पता होगा कि वयस्क मताधिकार का जो एज होती है कितनी होती है। वयस्क मताधिकार कोई भी वोट कब दे सकता है, वयस्क मताधिकार का मतलब है कि वोट देने की एज तो 18 वर्ष होती है, लेकिन पहले 21 वर्ष थी। लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा क्या कर दिया गया, इसे 18 वर्ष कर दिया गया। तो ध्यान रखेंगे कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, तो 61वां था। कौन सा, 61वां, ये भी क्वेश्चन आता है। तो ध्यान रखिएगा वयस्क मताधिकार आधारित संविधान सभा की मांग उठाई गई थी कब, श्री राजगोपालाचारी जी द्वारा 1939 में, जब फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। किसने, सुभाष चंद्र बोस जी ने। दोनों क्वेश्चन ध्यान रखना, सेकंड शिफ्ट में वही पूछा गया था। किस रिट के तहत न्यायालय निचले न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी को उसके समक्ष लंबित मामले को उच्च प्राधिकारी या न्यायालय को स्थानांतरित करने का आदेश देता है।
मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि आर्टिकल 32 ये मैंने कई बार बताया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी करता है, किसके लिए? जो जनता है उसके मौलिक अधिकारों का जब हनन होता है तो उसके अधिकारों को दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी करती है। अब उसी में से क्वेश्चन पूछा गया, अब देखिए 5 रिट होती है, जिसमें से यहाँ पर 4 दिया गया है, एक परमादेश, एक बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक प्रतिषेध उत्प्रेषण, एक नहीं दिया गया है। वो क्या है? अधिकार परीक्षा लेख। क्या है? अधिकार परीक्षा लेख इसमें नहीं है। 5 रिटाल रूल ध्यान रखेंगे कि ये सुप्रीम कोर्ट कौन कौन से जारी करती है, तो 5 यही है, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा लेख। अब ध्यान रखिए कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि किसी भी व्यक्ति ने कोई भी अपराध किया है, उसे गिरफ्तार किया गया है, तो क्या करना है? 24 घंटे के अंदर उसे नज़दीकी न्यायालय जो उसके पास हो वहाँ पहुँचाना है। 24 घंटे के अंदर पहुँचाना है, बस आने जाने का समय उसमें नहीं जोड़ा जाएगा। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत ये है। सेकंड देखिए परमादेश, ये क्या है? परमादेश के द्वारा सरकार ये आदेश देती है, न्यायालय ये आदेश देती है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से करें, इसमें बताया गया है परमादेश। उसके बाद प्रतिषेध और उत्प्रेषण। प्रतिषेध में क्या है? प्रतिषेध और उत्प्रेषण, राइट आंसर इसका हम लोगों का उत्प्रेषण हो जाएगा। उत्प्रेषण में क्या है कि उच्च न्यायालय, जो ऊपरी न्यायालय होता है, निचले न्यायालय को ये आदेश देता है कि कोई भी, जैसे देखिए उत्प्रेषण तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिषेध में क्या होता है? इसमें तो देखिए उत्प्रेषण में है कि जैसे कोई ऊपरी न्यायालय है, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट ने किसी मामले को अपने अंतर्गत ले लिया है, तो उसमें ऊपरी न्यायालय ये आदेश देगा क्या कि लंबित चल रहे मुकदमे को बहुत दिन तक जो चल रहा है वो कहेगा मेरे पास भेज दो। तो ये तो हो जाएगा उत्प्रेषण, यानी कि कोई लंबा अगर मामला चल रहा है बहुत दिन तक, तब वो अपने पास मांग लेता है, वो तो होता है उत्प्रेषण। लेकिन जैसे कोई केस है, कोई मामला है, उच्च न्यायालय ने उसे अपने अंतर्गत ले लिया, तब वो अगर वो उसके अंतर्गत नहीं रहता, वो उस मामले को अपने अंतर्गत ले लेता है, तब सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय जो होगा वो क्या कहेगा कि इस मामले को मेरे पास भेज दो, ये आपके अंतर्गत नहीं आता। ये होता है प्रतिषेध। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। नहीं समझ में आए एक बार ध्यान से फिर से सुनिए। उत्प्रेषण में ये होता है कि ऊपरी न्यायालय नीचे कोई मामला है बहुत दिनों तक चल रहा है, कोई जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने किसी मामले को ले लिया है और वो बहुत दिन तक चल रहा है, वो निर्णय नहीं कर पा रहा, तो हाई कोर्ट कहेगा इस मामले को आप मेरे पास भेज दीजिए, इतने लंबे चल रहे मामले को। ये होता है उत्प्रेषण, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। लेकिन प्रतिषेध क्या होता है कि जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने किसी ऐसे मामले को अपने अंतर्गत ले लिया जो उसके अंतर्गत नहीं आते, तो उससे ऊपर जो न्यायालय होगा वो कहेगा इस मामले को आप मेरे पास भेजिए, ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। ये होता है प्रतिषेध। बचा अधिकार परीक्षा लेख। तो अधिकार परीक्षा लेख ये होता है कि इस पर अधिकार परीक्षा लेख के अंतर्गत जो अधिकारी काम करते हैं तो उनकी जांच की जाती है कि वो जिस पद पर रह रहे हैं वो उसके योग्य हैं या नहीं। तो ये होता है अधिकार परीक्षा लेख। तो ये 5 रिट जारी करता है, तो इसका राइट आंसर हम लोगों का उत्प्रेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? देखिए, भारत में विक्टोरिया मेमोरियल का वास्तुकार निम्नलिखित में से कौन था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का? विलियम एमर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी अपसारी प्लेट सीमा की मुख्य विशेषता है? तो इससे तो आप लोग बहुत अच्छे से ये समझ सकते हैं, आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा। अपसारीकरण, अपसारी किरण। अपसारी होती है जो एक जगह पर आकर मिले, वो होती हैं अभिसारी। अपसारी होती हैं जो बिखर जाएं। तो यहाँ पर देखिए अपसारी प्लेट की सीमा की मुख्य विशेषता क्या है? प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, बिल्कुल गलत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो प्लेटें एक दूसरे की ओर आती हैं। ऑप्शन ए फर्स्ट हम लोगों का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे क्या है? देखिए, भारत में
फसल मौसम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आप देखिए इसमें से आप लोग ये इतना तो आप लोग जो देख रहे हैं तो दिया ही गया था एग्जाम में। कभी कभी एक ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है, आप लोग ये ध्यान रखिए भारत में फसल कितनी प्रकार की होती है। एक रबी की फसल होती है, एक खरीफ की फसल होती है और एक जायद। ये 3 मुख्य फसल आप लोग भारत में ध्यान देंगे आप लोग, ये 3 फसल। इससे अलग एक कोई ऑप्शन दे दिया जाएगा इन तीनों में से और कहेगा कि इनमें से कौन सी भारत की फसल मुख्य फसल नहीं है। तब आप लोग यही ध्यान रखेंगे रबी, खरीफ और जायद। जिसमें खरबूज तरबूजे उगाए जाते हैं ना, वो खरीफ, वो क्या होता है, जायद। रबी की फसल में गेहूँ आता है मुख्य रूप से और चावल आता है खरीफ की फसल में। तो देखिए इसमें से कह रहा है कि फसल मौसम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तब इतना आप लोग जब पढ़ेंगे तब ये सारे ऑप्शन आप लोग गलत पाएंगे। राइट आंसर इसका हम लोगों का ऑप्शन नंबर 4 है। आप लोग बाद में पढ़ सकते हैं पीडीएफ से, आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से जोड़ सकते हैं। राइट आंसर यही हो जाएगा, मैंने इसे देखा था। तो जायद एक लघु ग्रीष्मकालीन फसल मौसम है जिसमें सिंचित भूमि पर तरबूज, खीरे, सब्जियां और चारा फसलों की खेती की जाती है। तो आप लोग यहाँ से यही ध्यान रखेंगे कि रबी की फसल में गेहूँ, जायद की फसल में खरबूज तरबूजे होते हैं, खरीफ की फसल में चावल। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, देखिए निम्नलिखित में से किसे तकनीकी कृषि सुधार नहीं माना जाता। तो ऑप्शन देख लीजिए कि तकनीकी सुधार किसे नहीं माना जाता। वैज्ञानिक कृषि प्रबंधन प्रथाएं, तो ये तो तकनीकी है ही कि आप लोग वैज्ञानिक तरीके से कृषि करें। खेती के यंत्रीकृत साधन, ये भी है। कीटनाशकों का प्रयोग करेंगे तो फसल ज़्यादा वृद्धि होगी, ये भी राइट आंसर है। लेकिन बिचौलियों का उन्मूलन, यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 और ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा 1 अक्टूबर 2024 से शुरू होने वाले दूसरे 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के एमडी के रूप में पुनः नियुक्त की गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एमडीए पुनः बनाई गई हैं। और आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि आईएमएफ इंटरनेशनल, आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये ध्यान रखेंगे, बहुत पूछा जाता है। तब ध्यान रखेंगे वाशिंगटन, कहाँ पर है, वाशिंगटन। तो क्रिस्टालिना जॉर्जिवा आईएमएफ की एमडी बनाई गई हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा निजीकरण का घटक नहीं है। तो निजीकरण आप लोग जानते होंगे, निजीकरण होता है जिसमें सर्वाधिक सारा अधिकार किसी एक का हो, वो होता है निजीकरण, प्राइवेट सेक्टर जिसे बोला जाता है। तो सामाजिक सार्वजनिक प्रबंधन, राइट आंसर यही हो जाएगा। निजी स्वामित्व, निजी नियंत्रण, ये सब इसी के घटक है। लेकिन सार्वजनिक जिसमें सभी लोगों का अधिकार हो, वो निजीकरण के अंतर्गत नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, क्या है क्वेश्चन नंबर 20। जीन के विभिन्न रूपों का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग करते हैं, एलील का। ये राइट आंसर हम लोगों का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, देखिए भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग भारत की जिला न्यायपालिका से संबंधित है। अब आप लोग एक ट्रिक आप लोगों को पता होगा, क्या सनम ने मिलकर राज्य से पूछा, सनम ने मिलकर राज्य से पूछा, ये आप लोगों को पता होगा। सनम ने मिलकर राज्य से पूछा, नासा चुराओ सा से। तो आप लोग शायद इस ट्रिक को जानते होंगे और इस ट्रिक से हम लोग क्या करते हैं कि पूरे के पूरे भाग को याद कर लेते हैं। भाग 1 में आप लोगों को पता होगा क्या है, संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बात की गई। न से नागरिकता का वर्णन भाग 2 में है। फंडामेंटल मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 में। और आप लोगों को पता होगा मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 4A में किया गया है। सॉरी, भाग 4A में तो किसका वर्णन किया गया है, भाग 4A में किसका वर्णन किया है, मौलिक कर्तव्य का। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रयोग किया गया। तो ने को हटाएंगे हम लोग, सा से क्या हो जाएगा, संघ एवं राज्य क्षेत्र का भाग 1, न से नागरिकता भाग 2, मौलिक अधिकार भाग 3, राज्य से हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 हो जाएगा। और आप लोग क्या ध्यान रखेंगे, इसके आगे इतना आप लोगों को पता चला होगा। उसके बाद अब जब आप लोग और आ जाएंगे तो आप लोग पाएंगे केंद्र के बारे में वर्णन भाग 5 में किया गया है और राज्य के बारे में वर्णन भाग 6 में किया गया है। तो बात आई है यहाँ पर क्या, जिला न्यायपालिका।
तो ये राज के अंतर्गत आएगा, तब इसका वर्णन किस में हो जाएगा, भाग 6। यहाँ पर स्पेस थोड़ा कम है, नहीं तो मैं पूरी ट्रिक बताकर आप लोगों को याद करा देती। लेकिन आप लोग यही ध्यान रखेंगे, केंद्र के बारे में 5 में वर्णन है और 6 में क्या है, राज। 7 समाप्त कर दिया गया है, आप लोगों को पता होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पाल शासक मुख्यतः किस धर्म के संप्रदाय के महान संरक्षक थे? तो पाल जो वंश था, पाल जो शासक थे पाल वंश के, वो बौद्ध धर्म के संरक्षक के रूप में थे। और पाल वंश के संस्थापक जान लीजिए कौन है, क्योंकि पूछ लिया जाता है। तो गोपाल हैं पाल वंश के संस्थापक, और राजधानी इसकी है मुंगेर। दोनों बातें ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कोशिका झिल्ली का प्राथमिक कार्य क्या होता है? कोशिका झिल्ली का प्राथमिक कार्य क्या होता है, ध्यान रखेंगे। कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों का आवागमन विनियमित करना, ये कोशिका का मुख्य कार्य होता है। ये तो इसमें पूछा गया था। अब यहाँ से आप लोग कोशिका से एक क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। कोशिका की खोज 1665 में मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, और जीवित कोशिका की खोज लुईमन हॉक ने की थी, ठीक। और कोशिका सिद्धांत स्लाइडन एवं स्वान ने दिया था। तो ये ध्यान रखेंगे। पीएच वैल्यू की खोज किसने की थी? तो सोरेनसन ने की थी। और विटामिन की खोज फंग ने की थी। ये सारे नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए बुक से क्वेश्चन आया था क्या, कि रीइंचेंटमेंट मास्टर वर्क्स ऑफ स्कल्पचर इन विलेज टेम्पल्स ऑफ बिहार एंड उड़ीसा पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक किसने लिखी है? रॉबर्ट एन लिनरोथ। अब देखिए एक द इनहेरिटेंस, कल एक पुस्तक पूछी गई थी ना किरण देसाई की सेकंड शिफ्ट में, आप लोगों ने देखा था। तो पुस्तक से भी एक क्वेश्चन आते हैं। तो कभी कभी ऐसी पुस्तक पूछ ली जाती है जो नहीं आती, लेकिन ज़्यादातर पुस्तक तो आप लोग नाम ध्यान रख ही सकते हैं। खिलाड़ियों के ज़्यादातर यही सब पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग क्या, कि रीइंचेंटमेंट मास्टर वर्क्स ऑफ स्कल्पचर इन विलेज टेम्पल्स ऑफ बिहार एंड उड़ीसा किसकी है? तो रॉबर्ट एन लिनरोथ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। पृथ्वी का चुंबकत्व किसके कारण होता है? पृथ्वी का चुंबकत्व किसके कारण होता है? तो डायनमो प्रभाव के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है देखिए। 4 मार्च 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अनावरण की गई सेतु भारत परियोजना का उद्देश्य क्या था? सभी राष्ट्रीय राजमार्गों से रेलवे क्रॉसिंग को हटाना, ये इसका उद्देश्य था। तो देख लीजिए आप लोग, एक क्वेश्चन तो इससे भी पूछा जा रहा है, किससे? योजनाओं से। अभी एक क्वेश्चन आप लोग नीचे पाएंगे, 8 मार्च को जो चालू की गई थी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में, अभी आप लोग देखेंगे वो भी। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा पौधे पत्तियों, किनारों या मार्जिन पर स्थित जलरंध्र नामक संरचनाओं से जल मुक्त करते हैं? तो पत्तियों के किनारे से किसके द्वारा? बिंदु सराव के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिंदु सराव। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो देखिए, पंथ निरपेक्ष भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष का अर्थ होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता। और ये कब जोड़ा गया था आप लोगों को पता होगा, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, जब प्रस्तावना में पहला संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, तभी समाजवादी पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता को जोड़ा गया था। तो ये तो संविधान से संबंधित है, राजनीतिक व्यवस्था थी। अर्थसंघीय प्रणाली भी है, संसदीय सरकार प्रणाली, ये तो है ही। संसद आप लोग जानते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति सरकार प्रणाली ये नहीं है भारत में। भारत में सबसे ज़्यादा शक्ति वैसे ही आप लोगों को पता है प्रधानमंत्री, तो ये ही राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति सरकार प्रणाली ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है देखिए। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी? अब इसमें मैंने एक नहीं लिया है, इसी शिफ्ट में पूछा गया था ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो इस शिफ्ट में इससे प्रार्थना समाज और ब्रह्म समाज, इसमें 2 क्वेश्चन आया था, मैंने सोचा मैं यहीं पर बता दूंगी। तो दोनों आप लोग ध्यान रखिए कि निम्नलिखित में से प्रार्थना समाज, पहले तो ये ध्यान रख लीजिए। तो प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी कब? बॉम्बे में की गई थी। कहाँ की गई थी? बॉम्बे में। अब एक आप लोग सत्यशोधक समाज ध्यान रखिए, इसमें पूछा जा सकता है। और दूसरा आप लोग क्या ध्यान रखिए? ब्रह्म समाज, जो कि इसी शिफ्ट में पूछा गया था। तो ये 2 ध्यान रखेंगे आप लोग। क्या इसमें देखिए,
प्रार्थना समाज की स्थापना तो बॉम्बे में हुई थी, लेकिन सत्यशोधक समाज की स्थापना महाराष्ट्र के पुणे में हुई थी और 1828। एक एक देखते हैं हम लोग, नोट कर लीजिएगा कहीं। सबसे पहले सत्यशोधक समाज की स्थापना की किसने थी? तो सबसे पहले आप लोग ये ध्यान रखिए किसने की थी, तो ज्योतिबा फूले ने की थी। किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने की थी। और कब की थी? तो ये ध्यान रखेंगे 1873 में की थी। 1873 में ज्योतिबा फूले ने की थी। और कहाँ की थी? तो महाराष्ट्र में। इतना पॉइंट आप लोग नोट करेंगे। और उसके बाद एक आप लोग यहीं पर ध्यान रखेंगे, ब्रह्म समाज। इसे सिर्फ पूछा गया था, मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं है, लेकिन आप लोग नोट कर लीजिए। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। कब की थी? 1828 में की थी। कहाँ की थी? तो कलकत्ता या कोलकाता में की थी। दोनों पॉइंट ध्यान रखेंगे आप लोग। और इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बॉम्बे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30। 40 क्वेश्चन है, थोड़ा स्पीड में कर लेते हैं हम लोग। थाट पद्धति के अंतर्गत हिंदुस्तानी रागों को व्यवस्थित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है? ऑप्शन देखिए। थाट पद्धति के अंतर्गत हिंदुस्तानी रागों को व्यवस्थित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो पंडित विष्णु नारायण भातखंडी। इनसे सेकंड शिफ्ट या पहली शिफ्ट में आप लोगों ने देखा था, एक क्वेश्चन इनसे इसी प्रकार से आया था। तो इनको आप लोग अच्छे से देख कर जाइएगा अपने भी एग्जाम में। तानसेन के गुरु का नाम पूछा जाता है हरिदास, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और विलायत खां किससे संबंधित है? तो विलायत खां से बहुत क्वेश्चन आता है। तो विलायत खां किससे संबंधित है? आप लोग ध्यान रखेंगे, सितार वादक है। पंडित रविशंकर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, किससे संबंधित है? सितार वादक से संबंधित है। उनकी बेटी का नाम है अनुष्का शंकर। अभी इसी में एक क्वेश्चन उनसे आया है कि वो किससे संबंधित है। तो ध्यान रखेंगे, अनुष्का शंकर किसकी बेटी हैं? पंडित रविशंकर की। और ये सभी किससे संबंधित है? सितार वादक है। विलायत खां भी किससे संबंधित है? सितार से। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बनता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, भारत की सार्वकालिक न्यूनतम जनसंख्या के कारण निम्नलिखित में से किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? मैंने अभी कहा था ना, इस वर्ष क्या होता था, ये 6वीं जनगणना थी। और क्या हुआ था कि इसमें जनसंख्या बहुत कम हुई गई थी, तो इसे क्या कहा जाता है? महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन बनता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। 2011 की सेंसस को जरूर पढ़कर जाइएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ये तो आप लोगों को पता है, पीस लेवल के एग्जाम तक में पूछा जाता है, लेकिन किसी दूसरे तरीके से पूछा जाता है, लेकिन क्वेश्चन यही रहता है। उसमें स्थापना नहीं पूछा जाता किसने किया था, पूछा जाता है इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य यही था कि इसका उद्देश्य ये नहीं था कि भारतीयों को शिक्षित किया जाए, इसका उद्देश्य ये मेन रूप से था कि जो ब्रिटिश से आ रहे थे अंग्रेज, उनको भारतीय लैंग्वेज समझने में बहुत परेशानी होती थी। इसलिए इस लैंग्वेज को शुरू किया गया, जिससे कि जब यहाँ के लोग भी थोड़ा इंग्लिश सीख जाएंगे तो बात करने में आसानी होगी, कार्यों को समझने में आसानी होगी, इसलिए चालू किया गया था। तो लॉर्ड बेलेजली ने, और बेलेजली की सहायक सन मत भूलिएगा, डलहौजी की हड़प नीति और बेलेजली की सहायक सन पूछी जाती है। लॉर्ड मेयो ने 1872 में पहली बार जनगणना करवाई थी, ये मत भूलिएगा। और डलहौजी की हड़प नीति आप लोगों को पता ही है। आगे बढ़ते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड बेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किसने 8 मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विशेष रूप से महिलाओं के लिए 2 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की घोषणा की? तो अनुराग ठाकुर ने की। खेल मंत्री, भारत के वर्तमान खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर ने। इन्होंने 8 मार्च को राष्ट्रीय महिला की उत्कृष्टता के लिए 2 उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना की शुरुआत की। तो कौन? भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। ध्यान रखिएगा, भारत के वर्तमान खेल मंत्री भी ऐसे पूछा जा सकता है, तो अनुराग ठाकुर। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 8 मार्च, ये भी ध्यान रखेंगे, ये भी पूछा जा सकता है। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 34। रायचूर दोआब जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच की भूमि थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। विजयनगर और किन राज्य के बीच में ये विवाद का केंद्र? दोआब क्षेत्र। तो 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे क्या कहा जाता है? दोआब बोला जाता है। तो रायचूर दोआब जो था वो किन 2 राज्यों के बीच विवाद का कारण बना था? तो बहमनी साम्राज्य और विजयनगर। विजयनगर में सबसे पहला कौन सा वंश था? तो उसके संस्थापक मैं बता देती हूँ, हरिहर बुक्का थे। तुलु वंश था शायद, आप लोगों को पता होगा, तो वही था। और उसके संस्थापक कौन थे? तो हरिहर बुक्का।
ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो ध्यान रखिएगा जफर खां थे। और दोआब रायचूर दोआब किन दो राज्यों के बीच विवाद का कारण था, तो बहमनी और विजयनगर, नाम ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत ने 10 जनवरी 2023 को किस तट के सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी सेकंड का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, उड़ीसा में किया, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, इसमें कई क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं, इसलिए मैं पूरे क्वेश्चन नहीं लेती। आप लोग कहते हैं पूरा 50 क्वेश्चन लिए, तो करंट के साथ दूसरे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थार रेगिस्तान में दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, जबकि रात में 15 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। कथन के आधार पर थार रेगिस्तान में निम्नलिखित में से किस प्रकार का तापमान परिवर्तन देखा जा सकता है, तब ऑप्शन देखिए। रात में दिन में 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है और दिन में क्या हो सकता है, 15 डिग्री सेल्सियस तक। रात में 15 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है और दिन में 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, दिन और रात के बीच अधिकतम परिवर्तन। तो कोई क्वेश्चन ऐसे ऑप्शन से ही हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, और ये लास्ट क्वेश्चन शायद है हम लोगों का। क्वेश्चन क्या है देखिए, निम्नलिखित में से काट तथा दहन कृषि का कौन सा नाम भारत से संबंधित है, तो कॉमन है। तो वीडियो कैसा लगता है, आप लोगों को कंटेंट कैसा लगता है, ये सब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग जैसा रिस्पांस देते हैं वैसे भी मेरा मन करता है वीडियो बनाने का। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।